हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करने जाएंगे अपने अप्लाइड केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है लुब्रिकेंट। तो हम ट्राई करेंगे इस वीडियो में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो हम बुक से निशान लगाते जाएंगे और साथ साथ करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं लुब्रिकेंट की डेफिनेशन से। व्हाट इज़ ए लुब्रिकेंट? लुब्रिकेंट according to the definition, any substance which is introduced between two moving surfaces in order to reduce the frictional resistance and thus minimize their wear and tear. ठीक है, by dissipation of heat energy involved developed। मतलब क्या है, किसी भी दो मूविंग सरफेस के बीच में हम किसी भी सब्सटेंस को ऐड करते हैं, क्या करने के लिए? उन दो मूविंग सरफेसेस के बीच में जो भी फ्रिक्शन पैदा हो रहा है, घर्षण की वजह से जो भी वियर एंड टियर होता है, तो उसको कम करने के लिए जो भी सब्सटेंस हम दो मूविंग सरफेस के बीच में डालते हैं उसको क्या बोलेंगे? लुब्रिकेंट। एग्जाम्पल के लिए हमारी साइकिल की चेन होती है। साइकिल की चेन में आपने देखा होगा पिछले टायर के पास में एक चीज़ होती है जो रोटेट करती रहती है, ठीक है, एक्सेल पे, ठीक है, और एक चीज़ होती है अपनी चेन जो उसके ऊपर मूव करती रहती है। दो हार्ड मूविंग सरफेस हैं, एक अपनी जगह फिक्स है और एक मूव कर रही है चेन। तो उन दो मूविंग सरफेस के बीच में फ्रिक्शन की वजह से, घर्षण की वजह से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस ना हो और उसमें वियर एंड टियर ना हो, टूटे ना हो, तो उसको कम करने के लिए हम एक केमिकल जो भी सब्सटेंस डालेंगे उसको क्या बोलेंगे? लुब्रिकेंट। और इस केस में लुब्रिकेंट हम क्या डालते हैं? कोई भी ऑयल डाल देते हैं या फिर ग्रीस लगा देते हैं चेन में, तो ये क्या होता है? लुब्रिकेंट। तो आगे दे रखा है व्हाट इज लुब्रिकेशन? द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस एंड वियर एंड टियर बिटवीन टू मूविंग सरफेसेज बाय इंट्रोडक्शन ऑफ लुब्रिकेंट बिटवीन दैम इज कॉल्ड लुब्रिकेशन। तो जो इसमें क्या बोल रखा है, द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, मतलब दो मूविंग सरफेस के बीच में उस होने वाले फ्रिक्शन को रिड्यूस करना, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? लुब्रिकेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? लुब्रिकेशन। अभी नेक्स्ट टॉपिक आपको करना है फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं? तो सबसे पहला दे रखा है इसमें, इट रिड्यूसेस वियर एंड टियर बाय कीपिंग द रबिंग सरफेस अपार्ट। मतलब जो भी दो मूविंग सरफेस है उनको एक दूसरे से अलग रख के ये इनके वियर एंड टियर को रोकता है, क्योंकि ये खुद उन दोनों के बीच में आ जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? इट रिड्यूसेस लॉस ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट, मतलब एक्ट एज ए कूलेंट। मतलब क्या है, अगर दो मूविंग सरफेस के बीच में लुब्रिकेंट डालेंगे और डालने के बाद क्या होगा, तो जो भी घर्षण की वजह से पहले एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी, गर्मी प्रोड्यूस हो रही थी, हीट प्रोड्यूस हो रही थी, वो अब की बार नहीं होगी। तो ये क्या होगा, जो भी एनर्जी लॉस होगा उसको रिड्यूस करता है लुब्रिकेंट। ठीक है, इसलिए इसको एक्ट एज ए कूलेंट बोल लेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? इट रिड्यूसेस लॉस ऑफ एनर्जी एंड एफिशिएंसी ऑफ मशीन इज इनहेंस। ये एनर्जी लॉस को रोकता है और मशीन की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। फोर्थ पॉइंट क्या है? इट अवॉइड्स कटिंग ऑफ मूविंग सरफेस। ये मूविंग सरफेस की कटिंग को रोकता है ताकि वो कटे ना। एंड सिंस द यूज ऑफ लुब्रिकेंट मिनिमाइज लिबरेशन ऑफ फ्रिक्शनल हीट, और जो फ्रिक्शन की वजह से, घर्षण की वजह से जो भी हीट पैदा होती है उसको कम करता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? इट मेक्स रिलेटिव मोशन ऑफ मूविंग लाइक स्लाइड्स पार्ट स्मूथ। मतलब क्या है, दो लुब्रिकेंट क्या करता है, दोनों मूविंग सरफेस के बीच में जो भी मूवमेंट हो रही है उनको क्या करता है? स्मूथ कर देता है ताकि वो आसानी से मूव करे एक दूसरे के सरफेस पे। ठीक है, और क्या है? इट रिड्यूसेस मेंटेनेंस एंड रनिंग कॉस्ट ऑफ मशीन। जो भी हमारी मशीन है जिसमें हम लुब्रिकेंट डालेंगे उसकी रनिंग कॉस्ट को, उसकी मेंटेनेंस को ये कम करता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है और ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ये क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड लुब्रिकेंट। जो भी एक अच्छा लुब्रिकेंट होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो वन बाय वन करते हैं। गुड लुब्रिकेंट, इट शुड हैव लो प्रेशर एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। इससे क्या समझते हो? गुड लुब्रिकेंट में क्या होना चाहिए? एक लो प्रेशर होना चाहिए, मतलब कि अगर मूविंग सरफेस के बीच में दें तो प्रेशर की वजह से आराम से वो पिचक के वो पूरे सरफेस को कवर कर ले। और हाई बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है? जो भी केमिकल हम एज ए लुब्रिकेंट यूज़ करेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। क्यों हाई होना चाहिए? अगर बॉइलिंग पॉइंट लुब्रिकेंट का हाई है, इसका मतलब क्या है? उसको लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर लगेगा। ठीक है, अगर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो जैसे ही हीट प्रोड्यूस होगी दो मूविंग सरफेस के बीच में, तो उस हीट को लेके वो एकदम से भाप बन जाएगा, लिक्विड से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। ठीक है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए।
अगला पॉइंट क्या दे रखा है, इट शुड हैव लो फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे कि इसको हमने लिक्विड से गैस स्टेट में ना जाए उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट का हाई होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही लिक्विड स्टेट से ये सॉलिड स्टेट में भी ना जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीज बोल देते हैं ना, कोई चीज़ फ्रीज हो जाती है, जैसे बर्फ़ फ्रीज हो जाती है, तो लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में भी ये जम ना जाए कम टेम्परेचर पे, इसलिए इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और क्या होता है, लुब्रिकेंट, ए गुड लुब्रिकेंट शुड हैव एडेक्वेट विस्कोसिटी फॉर पर्टिकुलर कंडीशन। एडेक्वेट मतलब पर्याप्त मात्रा में इसकी विस्कोसिटी, मतलब किसी भी लुब्रिकेंट की पर्याप्त मात्रा में विस्कोसिटी होनी चाहिए, मतलब गाढ़ापन होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। और क्या है, ए गुड लुब्रिकेंट शुड हैव गुड थर्मल स्टेबिलिटी। गुड थर्मल स्टेबिलिटी से क्या समझते हो, मतलब कि थर्मल बोल तो हीट, और स्टेबिलिटी मतलब वो कितना स्टेबल है, मतलब वो हाई टेम्परेचर पर कितना स्टेबल है। जब भी दो मूविंग सरफेस के बीच में किसी भी लुब्रिकेंट को डालेंगे तो वहाँ पे हीट जनरेट तो होगी, दो मूविंग सरफेस आपस में रब हो रहे हैं एक दूसरे की सरफेस पे, तो हीट जनरेट तो होगी, तो उस हीट में वो कितना ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए, वो ख़राब ना हो जाए, ठीक है। तो गुड थर्मल स्टेबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। आगे क्या है, इट शुड हैव पोजेस नॉन कोरोसिव नेचर। किसी भी मटेरियल के ऊपर हम लुब्रिकेंट लगा रहे हैं तो उसका नेचर कैसा होना चाहिए, नॉन कोरोसिव, मतलब उसकी प्रेजेंस में जंग नहीं लगना चाहिए उस मेटल पे, ठीक है। और क्या है, इट शुड हैव हाई ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस, मतलब कि ऐसा लुब्रिकेंट यूज़ करना चाहिए जो कि हवा की प्रेजेंस में खुद डिग्रेड ना हो जाए, खुद हवा के साथ रिएक्ट ना कर जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं, उसका ऑक्सीडेशन हो गया तो उसका हाई ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए ताकि वो ऑक्सीडेशन ना हो उसका। और क्या दे रखा है, डिकम्पोज ऑपरेशन टेम्परेचर, ये डिकम्पोज नहीं हो जाना चाहिए हमारे काम करने वाले ऑपरेशनल टेम्परेचर पे। ये सारी प्रॉपर्टीज़ ही किसकी, गुड लुब्रिकेंट की। अभी आगे करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स की क्लासिफिकेशन, तो 3 टाइप्स की क्लासिफिकेशन होते हैं। पहला है लिक्विड लुब्रिकेंट्स जिनको बोलते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल्स। सेकंड क्या है, सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स या फिर ग्रीस। और थर्ड होता है सॉलिड लुब्रिकेंट्स। याद रखिए लुब्रिकेंट्स कभी गैस नहीं होती, क्योंकि गैस को किसी भी मूविंग सरफेस के बीच में डालेंगे वो वहाँ पे स्टे नहीं करेगी, वो एकदम से उड़ जाएगी। तो इसलिए सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड लुब्रिकेंट्स 3 टाइप के होते हैं। वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले दे रखा है इसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल्स या लिक्विड लुब्रिकेंट्स। तो लिक्विड लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, जो कि जनरली हमको लिक्विड स्टेट में मिलते हैं। ऐसे लुब्रिकेंट्स, द ऑयल विच रिड्यूसेस द फ्रिक्शन एंड वियर एंड टेयर बिटवीन टू मूविंग सरफेस बाय प्रोवाइडिंग कंटिन्यूअस फ्लूइड फिल्म इन बिटवीन देम, उसको क्या बोलेंगे, लिक्विड लुब्रिकेंट। बस में क्या है, द ऑयल आ जाएगा इसमें, ठीक है। और आगे की डेफिनेशन सेम है, विच रिड्यूसेस फ्रिक्शन एंड वियर एंड टेयर बिटवीन टू मूविंग सरफेस, ठीक है, ये सब आ जाएगा। अभी इसमें क्या दे रखा है, सेम वही प्रॉपर्टी है जो अभी हमने गुड लुब्रिकेंट की डिस्कस की थी, ठीक है। अभी लिक्विड लुब्रिकेंट्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं, मतलब एग्जांपल कौन कौन से हम इसमें बोल सकते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है, मिनरल ऑयल्स, ठीक है, फिर है वेजिटेबल्स ऑयल्स, फिर है एनिमल्स ऑयल्स, तो ऐसे हैं, और एक सिंथेटिक ऑयल्स, ब्लेंडेड ऑयल्स। तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं हम इसमें। सबसे पहले क्या है, मिनरल्स ऑयल्स। दीज लुब्रिकेंट्स ऑयल आर ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम एट टेम्परेचर ऑफ 400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। These lubricants is further re-distilled under condition to separate light oils, heavy oils and most of the road oils, ठीक है। इतना कुछ कर लीजिए। मिनरल ऑयल क्या होते हैं, जब भी कच्चा तेल हम धरती से निकालते हैं जो कि पेट्रोलियम होता है, उस पेट्रोलियम को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की वजह से जो रिफ़ाइन करते हैं, तो रिफ़ाइन जब 400 डिग्री के आसपास रिफ़ाइन कर लेंगे तो उसमें से हमको क्या निकलेगा, 400 डिग्री के आसपास मिनरल ऑयल निकलते हैं। उस मिनरल ऑयल को फर्दर रीडिस्टिल करते हैं, जो डिस्टिलेशन पहले कर रहे थे उसको दोबारा से रीडिस्टिल करते हैं, ठीक है, कोई दूसरी कंडीशन में, ताकि हमें लाइट ऑयल, हल्के ऑयल अलग से हो जाएं, हैवी ऑयल अलग हो जाएं, ठीक है, और ये सारे ऑयल अलग हो जाते हैं। तो इन जो भी पेट्रोलियम को 400 डिग्री के पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो भी हमको मिलता है वो क्या है, मिनरल ऑयल मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका वेजिटेबल्स ऑयल। नाम से पता लग रहा है, दीज ऑयल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम वेजिटेबल सोर्सेज, ठीक है। पेट्रोलियम से कौन सा ऑयल मिलता है, मिनरल ऑयल। तो इसमें बोल रखा है पेट्रोलियम से मिलने वाले मिनरल ऑयल की जब तक डिस्कवरी नहीं हुई थी ना, उससे पहले देवर वाइडली यूज, तो उससे पहले ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे, ठीक है। और जब से मिनरल ऑयल यूज़ होने लगे हैं तो इनकी ये कम यूज़ होने लगे हैं।
तो वेजिटेबल ऑयल में क्या क्या आता है, ऑलिव ऑयल, अपने घरों में कभी सुना होगा ना, ऑलिव ऑयल, पाम ऑयल, कैस्टर ऑयल, हेज़लनट ऑयल, ठीक है, रेप ऑयल। अभी नेक्स्ट दे रखा है एनिमल ऑयल। नाम से जैसे पता लग रहा है, एनिमल ऑयल को किस चीज़ से एक्सट्रैक्ट करेंगे, किस चीज़ से हम अलग करेंगे, फ्रॉम द क्रूड फैट ऑफ एनिमल। मतलब जो भी एनिमल होते हैं, जानवर होते हैं, उनमें जो फैट स्टोर होता है, उनके उनके फैट को क्या करके यूज़ करके हम उसको ऑयल निकालेंगे, उसको क्या बोलेंगे, एनिमल ऑयल। ठीक बात है। इसमें भी अलग अलग कैटेगरी है, मीट, फूड ऑयल, बस ये बस आप नाम याद रख लीजिए इसके। और वेल ऑयल, जो कि वेल मछली से मिलता है, वेल काइंड ऑफ फिश इस मछली से मिलता है, ठीक है। लार्ड ऑयल एंड टेलो ऑयल। फिर आता है कुछ ब्लेंडेड ऑयल, when mineral oil are mixed with animal or vegetable oil to behave act as a good lubricant is mixture of blended oil। blended oil क्या होता है, जब मिनरल ऑयल को हम एनिमल ऑयल या वेजिटेबल ऑयल के साथ मिक्स कर देते हैं उसको अच्छा लुब्रिकेंट बनाने के लिए, उस मिक्सचर को क्या बोलेंगे, ब्लेंडेड ऑयल। ठीक बात है। अभी लास्ट में आता है सिंथेटिक ऑयल। सिंथेटिक ऑयल क्या होता है, दीज ऑयल आर केमिकली प्रिपेयर्ड, इनको हम केमिकली लैब में प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, और इनको एज ए लुब्रिकेंट की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं हम सेकेंड टाइप ऑफ लुब्रिकेंट। कौन सा होता है, सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, ग्रीस, वैसलीन, वैक्सीज और अदर कंपाउंड ऑफ ऑयल एंड फैट्स। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स के। इनको सेमी सॉलिड क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये दीज आर नाइदर सॉलिड नॉर लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ठीक बात है। अभी इसमें क्या दे रखा है, इसमें कुछ टाइप्स के ग्रीस दे रखे हैं इसमें। ठीक है, कैल्शियम बेस हो गया, सोडा बेस हो गया, ठीक है, लिथियम बेस हो गया, तो ये बस नाम याद कर लीजिए। अभी लास्ट में आ जाइए सॉलिड लुब्रिकेंट। सॉलिड लुब्रिकेंट क्या होता है, जो कि हमको नॉर्मल टेम्परेचर पे हमको सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, ऐसे लुब्रिकेंट। ठीक है, वो सॉलिड क्यों होते हैं, क्योंकि उनके बीच में जो भी इंटर एटमिक फोर्स होता है वो क्या होता है, वीक होता है। जो भी सॉलिड लुब्रिकेंट हम यूज़ करेंगे उनमें अलग अलग लेयर होती है। एक एटम में उसके एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है। वीक होने से फ़ायदा क्या होगा हमको, वीक होगा तो अगर किसी दो मूविंग सरफेस के बीच में डालेंगे तो वो वीक होने की वजह से एकदम से टूट जाएगा, मतलब पिस जाएगा एकदम से। ठीक है, पिस जाएगा तो एक अच्छा दोनों सरफेस के बीच में कवर कर लेगा दोनों सरफेस को। ठीक है, तो इसलिए उनके वीक इंटर एटमिक फोर्स होना चाहिए उनकी लेयर्स में, उस सॉलिड लुब्रिकेंट के अंदर जो जितने भी लेयर हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हैं सॉलिड लुब्रिकेंट्स के, सबसे पहला ग्रेफाइट और फिर मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड। बस नाम याद कर लीजिए। ग्रेफाइट आपने देखा होगा, आपने जो कोई पेंसिल यूज़ की होगी तो उस पेंसिल में जो ब्लैक कलर का जो पार्ट होता है, जो एक्चुअली जिससे हम लिखते हैं वो क्या होता है, कार्बन का ग्रेफाइट फॉर्म होती है। ठीक है, उसमें कार्बन ही होता है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें जितनी भी लेयर होती हैं ग्रेफाइट में, उन लेयरों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत वीक होता है। इतना वीक होता है जैसे ही हम पेंसिल की आगे की निब को ऐसे यहाँ पे प्रेस करेंगे, प्रेस करते ही और इसको मूव करते करते चलेंगे तो ये घिसना शुरू हो जाता है। मतलब उनके उस लेयर के उन दोनों लेयर के बीच में इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे हम पेंसिल पे हाथ से, वो टूटना शुरू हो जाती है, वो बिखरनी शुरू हो जाती है, पाउडर फॉर्म में आ जाती है। इसलिए हमको वो लिखावट दिखाई देती है हमको ऐसे। ठीक बात है, तो वो ग्रेफाइट होता है। ऐसे ही मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड है, इसको यूज़ कर लीजिए याद करने के लिए। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन। लुब्रिकेंट नहीं है ये, लुब्रिकेशन है। तो कितने टाइप का लुब्रिकेशन होता है, तो आप ये कर लीजिए, फ्लूइड, फिल्म और या फिर थिक फिल्म या फिर हाइड्रोडायनेमिक्स लुब्रिकेशन। तीनों के सेम नाम है। मतलब क्या है इसका, इन दिस मूविंग स्लाइड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय थिक फिल्म ऑफ फ्लूइड। ठीक है, सो डायरेक्ट सरफेस टू सरफेस कॉन्टैक्ट एंड वेल्डिंग ऑफ जंक्शन आर रेयरली अकर। The lubricant film covers the irregularities of the slide moving surface from a thick layer in between them, so there is no direct contact between material surface. In this consequent reduces wear। ठीक है, आगे यहाँ पे दे रखा है, द रेजिस्टेंस टू मूवमेंट ऑफ स्लाइडिंग फोर्स ओनली ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ lubricant moving on each other. Therefore, the lubricant chosen should have minimum viscosity under working condition. It should remain in place
सेपरेट यस, ठीक। मतलब क्या है इस बात का, इस फ्लूइड फिल्म मैकेनिज्म में क्या होता है, दो मूविंग सरफेस है। एक वाला सरफेस ये जो ऐसे एरो ऐसे लाइन मार रखे है, ये वाला सरफेस है। एक सरफेस है जिसको इस स्ट्रक्चर से दिखाया गया है। ये दो मूविंग सरफेस है, ठीक है। इन दो मूविंग सरफेस में क्या बोला गया है, कोई भी सरफेस हमेशा 100% स्मूथ नहीं होता। अगर कोई ऊपर से स्मूथ दिख भी रहा है तो वो 100% स्मूथ नहीं होता, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो इरेगुलरिटी होती हैं। जूम करते जाएंगे तो हमको और ज़्यादा क्लियर दिखता जाएगा कि उसके अंदर कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज़ है। तो इस रेगुलरिटीज़ को कैसे दिखाया गया है, जिग लाइन से। ये ऊपर नीचे जिग लाइन दिखाई गई है। ऐसे ही इसके अंदर जिग लाइन हो गई, ये भी इरेगुलरिटी है। तो क्या बोला जाता है, अगर इन दो सरफेस के बीच में इस लुब्रिकेंट की इस लेयर को नहीं डालेंगे तो ये इरेगुलरिटी की वजह से अगर ये वाला सरफेस इसके ऊपर ऐसे मूव करेगा, स्लाइड करेगा, तो क्या होगा, तो इरेगुलरिटी की वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन पैदा होगा, घर्षण पैदा होगा, जिसकी वजह से हीट भी जनरेट होगी और कुछ टाइम के बाद ये दोनों वियर एंड टियर आ जाएगा, इनमें टूट जाएंगे ये दोनों पार्ट्स, ठीक है। तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों सरफेस के बीच में एक थिक लेयर ऑफ लुब्रिकेंट डालेंगे। लुब्रिकेंट डालते ही लुब्रिकेंट क्या कर लेगा, इन दोनों सरफेस को दे एंड देयर इज़ नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द मटेरियल सरफेस। इन दो सरफेस के बीच में कोई भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होने देगा, बीच में खुद आ जाएगा, ठीक है। खुद आने के बाद क्या काम करेगा, जो भी इरेगुलरिटीज़ है सबसे पहले तो इनको भरेगा, ठीक है। इसमें भी इनको भर दिया, इसमें भी इनको भर दिया। इसके बाद क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक्ट करेगा और जैसे ये दोनों सरफेस पास में आएंगी तो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने लग जाएंगी। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फिर भी नहीं होगा, स्लाइड करने लग जाएंगी, जिससे कि क्या होगा, इरेगुलरिटी भी भर गई और एक दूसरे के ऊपर स्लाइड भी करने लग गई और हमारा वेयर एंड टियर भी नहीं होगा, ठीक है। बस हमको क्या ध्यान में रखना है, जो भी हम देयरफॉर लुब्रिकेंट शुड हैव मिनिमम विस्कोसिटी। जो लुब्रिकेंट हम यहाँ पे डालेंगे उसकी विस्कोसिटी, उसका गाढ़ापन कम से कम होना चाहिए। ज़्यादा गाढ़ा होगा तो हमारा काम इतना अच्छे से नहीं करेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट आप चलो सीधा, ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको करनी है। सबसे पहले क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज करनी है आपको लुब्रिकेंट्स की। सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, गाढ़ापन, ठीक है। डेफिनेशन वाइज क्या बोलोगे इसे आप इसको, विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट ऑफर्स रेजिस्टेंस टू इट्स फ्लो। मतलब क्या है, विस्कोसिटी किसी भी एक लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी की वजह से कोई लिक्विड अपने ही फ्लो को रोकता है, कोई लिक्विड अपने ही फ्लो को रोकता है। मतलब क्या है इस बात का, आप एक बार एक गिलास से पानी को डालिए ज़मीन पे, तो पानी ज़मीन पे डलते ही आगे मूव करना शुरू हो जाएगा, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू हो जाएगा। सेम उस गिलास में शहद भर के डालिए, शहद भर के डालोगे वो शहद वहीं पे इकट्ठा रहेगा, फिर मूव भी करेगा तो बहुत कम करेगा पानी के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसको क्या बोलोगे आप, पानी का जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा है और शहद का फ्लो है वो बहुत कम है, तो मतलब शहद के फ्लो में रेजिस्टेंस है, रुकावट आ रही है। तो जिस भी प्रॉपर्टी की वजह से शहद में जो रुकावट आ रही है उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी। तो इस केस में आप क्या बोलोगे, पानी की विस्कोसिटी कम है इसलिए उसका फ्लो ज़्यादा है, और शहद की विस्कोसिटी कम है उसका फ्लो, शहद की विस्कोसिटी ज़्यादा है इसलिए उसका फ्लो कम है पानी के मुकाबले में, ठीक है। उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी। अभी नीचे देख लीजिए, सीजीएस सिस्टम में विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है, पोइज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए। और एसआई सिस्टम में क्या बोलोगे, क्या होती है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर 10 पोइज के बराबर होता है। अभी इसके बाद आ जाइए, हाँ एक बात वैसे याद रख लीजिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। विस्कोसिटी विस्कोसिटी से आप वैसे समझते क्या हो, मतलब कोई भी चीज़ गाढ़ी है, जैसे शहद है, शहद का मतलब क्या है, शहद के अंदर भी अलग अलग लेयर होती है, किसी भी चीज़ के अंदर लेयर होती है और उन लेयर के बीच में आपस में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो उनकी लेयर के बीच में तो मतलब लेयर एक दूसरे को जाने नहीं देगी दूर, इसलिए शहद मूव करता नहीं ज़्यादा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शहद में ज़्यादा है। तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए अगर हम गर्म कर देंगे उसको तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। इसलिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या बोलता है, विस्कोसिटी हो जो भी किसी भी चीज़ की होती है वो क्या हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ाने में कम हो जाती है, गाढ़ापन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे उनकी लेयर के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो क्या होना है, कम होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा, तो इसलिए उनकी लेयर मूव ईजिली करना शुरू हो जाएंगी
और इसलिए वो उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी। ठीक है। अभी आगे डेफिनेशन दी गई है विस्कोसिटी इंडेक्स। तो विस्कोसिटी अलग चीज़ है, विस्कोसिटी इंडेक्स अलग चीज़ है। विस्कोसिटी इंडेक्स क्या बोलती है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एन ऑयल विद टेम्परेचर। उसको हम एक स्केल से मेजर करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी इंडेक्स। मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एनी लुब्रिकेंट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ में विस्कोसिटी कैसे चेंज हो रही है उसको हम एक स्केल से देखते हैं। उस स्केल को हम क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी इंडेक्स। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्या है? क्लाउड पॉइंट या फिर पोर पॉइंट। इसमें क्या बोल रखा है? व्हेन एन ऑयल इज कूल्ड स्लोली द टेम्परेचर एट विच इट बिकम्स क्लाउडी और हेजी इन अपीयरेंस इज कॉल्ड क्लाउड पॉइंट। मतलब क्या है? किसी भी ऑयल को या फिर किसी भी लुब्रिकेंट को हम एक बार हीट कर दिया, उसका टेम्परेचर राइज कर दिया, उसके बाद उसको वैसे ही छोड़ दिया तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर डाउन करेगा। डाउन जैसे जैसे आएगा तो जिस टेम्परेचर पे आके जो भी हमारा ऑयल है वो क्लाउडी क्लाउडी हो जाए या फिर हेजी आ जाए, ठीक है, धुंधलापन उसमें दिखना लग जाए, ठीक है, उसकी अपीयरेंस में, तो उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? क्लाउड पॉइंट। ठीक है। वाइल द टेम्परेचर एट विच ऑयल सीज टू फ्लो। मतलब क्या है? जैसे ही ऑयल का टेम्परेचर हाई से कम आएगा, एक टेम्परेचर के बाद तो मतलब जैसे कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी क्या होती है? कम होती है, और टेम्परेचर कम करेंगे तो विस्कोसिटी बढ़ती है। तो टेम्परेचर जैसे जैसे हाई से लो होता जाएगा, लो से और लो होता जाएगा, जैसे ही टेम्परेचर कम हो जाएगा और एक मिनिमम टेम्परेचर ऐसे आ जाएगा जिस टेम्परेचर पे जो भी हमारा ऑयल है वो मूव करेगा ही नहीं, मूव करेगा ही नहीं, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे? पोर पॉइंट। वही बात बोल रखी है, द टेम्परेचर एट विच ऑयल सीज टू फ्लो। मतलब अपने फ्लो को, अपने मूवमेंट को सीज कर देता है। सीज मतलब रोक देता है, उसको क्या बोलेंगे? उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? पोर पॉइंट। अगला आ जाइए, फ्लैश पॉइंट या फिर फायर पॉइंट। मतलब ये किसी के लिए यूज़ करते हैं? किसी भी ऑयल के लिए। फ्लैश पॉइंट क्या होता है? इट इज़ द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ऑयल lubricant gives enough vapors that ignite for a moment when a tiny flame is brought near it। मतलब क्या है? फ्लैश पॉइंट क्या होता है? ये एक लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिस कम से कम कम से कम इतना टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे जो कोई भी ऑयल होता है वो इतने वेपर जनरेट कर देता है, जितने वेपर हमको एक टाइनी फ्लेम, एक थोड़ी सी आग की चिंगारी लाएंगे तो वो सारे वेपर्स जलना शुरू हो जाएंगे, जिससे कि पूरा ऑयल जलना शुरू हो जाता है। ठीक है, उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? फ्लैश पॉइंट। ठीक है। दूसरा क्या दे रखा है? फायर पॉइंट। फायर पॉइंट क्या होता है? द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच वेपर ऑफ ऑयल बर्न कंटिन्यूसली फॉर एटलीस्ट 5 सेकेंड व्हेन टाइनी बिट फ्लेम इज ब्रॉट। मतलब क्या है? फायर पॉइंट क्या होता है? ये लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे किसी भी ऑयल के वेपर कंटिन्यूसली एटलीस्ट 5 सेकंड तक जलना शुरू हो जाए। ठीक है, कम से कम 5 सेकंड तक जलना चाहिए किसी भी ऑयल के वेपर। ठीक है, उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? फायर पॉइंट। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ऑयलीनेस। ऑयलीनेस क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड द पावर ऑफ एन ऑयल टू मेंटेन कॉन्टिन्यूस फिल्म अंडर द प्रेशर व्हेन एक्ट एज ए लुब्रिकेंट। मतलब क्या है? ऑयलीनेस क्या होता है? किसी भी ये पावर होती है किसी भी ऑयल की क्या करने की, उसकी जो उसके अंदर जो भी चिकनाहट होती है, जो भी उसकी कॉन्टिन्यूस फिल्म होती है, उसको मेंटेन करके रखे, बरकरार रहे उसमें, जब उस पर हाई प्रेशर लग रहा हो। किसी भी ऑयल को कि हम एज ए लुब्रिकेंट यूज़ करेंगे तो उसमें हाई प्रेशर ज़रूर लगेगा। हाई प्रेशर लगेगा तो उस हाई प्रेशर के अंदर भी वो अपनी चिकनाहट को या फिर अपनी कंटिन्यूस फिल्म को बनाए रखे। तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? उस ऑयल की उस प्रॉपर्टी को ऑयलीनेस। अभी लास्ट करते हैं। लास्ट इसमें दे रखा है इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? इट इज़ द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेज फायर। फायर सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर अनलेस इट टेम्परेचर इज रीच। मतलब क्या है? किसी भी ऑयल को जलाने के लिए, किसी भी सब्सटेंस को जलाने के लिए हमको मिनिमम टेम्परेचर कुछ प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, उतना टेम्परेचर अगर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो सब्सटेंस
जलना शुरू नहीं होगा, तो उस मिनिमम टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? इग्निशन टेम्परेचर। जैसे घर में लकड़ी होती है, लकड़ी एकदम से जलती नहीं है आग में डालते ही, तो कुछ देर लगता है उसमें आग पकड़ने में। तो आग पकड़ने का मतलब क्या है? तो कुछ टेम्परेचर वो अपना राइज करती है। जैसे ही मिनिमम टेम्परेचर उसका राइज हो जाता है, जैसे उसका इग्निशन टेम्परेचर पहुंच जाता है, तो वो आग पकड़ लेती है। ठीक है, इसी के साथ ये लुब्रिकेंट वाला चैप्टर भी आपका ख़त्म होता है। थैंक यू।